नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सीधे रुक कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आप केवल अकेले ही लड़ेंगे, किसी से गठबंधन? मैंने क्या कहा अब आप केवल कि आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। ऐसी खबर छपी है कि भाई की तरह सहायता कर सकते हैं अखिलेश यादव। हाँ, सहायता करेंगे। सहायता करने के लिए तो गए थे, लेकिन भाई की तरह वकील तो आपका सम्मान रखा जाएगा। वकील है हम और पढ़े लिखे हैं। सहयोग की भावना में और तंज की भाषा को समझते हैं। आपने ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर घोषणा कर दी है, मगर दादरी और जेवर जैसी अभी विधानसभा रह रही है, तो मैंने क्या कहा कि बाकी सीटों की जानकारी, क्योंकि अगर हो सकता है आज के बाद हमें आप सुनना चाहेंगे तो जरूर देंगे। डिजिटल का दौर है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, गांव-गांव तक है। तो शाम तक किसी से गठबंधन आपने कहा कि जिनसे बात हो रही थी उनसे नहीं, बाकी के लिए विकल्प खुला है क्या? जी, खुला है, बिल्कुल सत्य है। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैंने समय दिया था, आपसे बात करनी थी, वो बात क्लियर करनी थी जहां लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं, एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा। क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं किसी को भी चंद्रशेखर आजाद। अभी की बातों से तो यही लग रहा है, लेकिन कहा है कि चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर धर्मेंद्र प्रधान से मिली है। रीता बहुगुणा जोशी अपनी लोकसभा सीट छोड़ सकती हूं। रीता बहुगुणा जोशी ने यह कहा है, मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, बेटे के लिए कुर्बानी अपनी सीट की देने के लिए तैयार हैं रीता बहुगुणा जोशी। ये बड़ी खबर, बीजेपी छोड़कर नहीं जा रही हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जी है। रीता जी, अभी अभी आप मिल के आ रही हैं धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ। जो जानकारी हम लोग को है कि वहाँ पे अनुप्रिया पटेल भी हैं, निषाद पार्टी के भी लोग हैं, और सीट शेयरिंग पे बात चली। आप वहाँ पे क्या मंत्रणा हुई आपसे, क्या बातचीत हुई, किस बात की मीटिंग करने गई थी आप? मैंने कुछ टाइम मांगा था। मेरे मंडल है इलाहाबाद मंडल, तो चुनाव में मंडल में किस प्रकार से हम चाहते हैं कि कैंपेन हो, क्या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में चाहते हैं, उसका हम उनसे चर्चा करने गए थे। इसके अलावा हमारी कोई बात उनसे नहीं हुई। आई जस्ट हैड अ कप ऑफ टी एंड आई केम आउट। तो कोई अटकलें मत लगाइए, कोई गंभीर चर्चा वहाँ पर नहीं थी। सब जो भी थी वो चुनाव संबंधी थी। दरअसल में मामला इस वक्त इतना हो रहा है और क्लोज डोर मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। ये भी एक क्लोज डोर मीटिंग थी, तो ये माना जा रहा है कि क्या कुछ अहम जिम्मेदारी आपको और सौंपी जा रही है। ये भी बार बार क्यास लगाया जा रहा है कि शायद आपने ये बात कही कि अब आप आगे चुनाव नहीं लड़ेंगी और अपने बेटे को टिकट दिया जाए। इस पर क्या कोई मतभेद या कोई टकराव तो नहीं है? इस सिलसिले में मैंने उनसे बिल्कुल चर्चा नहीं की। मुझे जो कुछ कहना था मैं सब कमेटी को लिख के दे चुकी हूँ और कमेटी बात करी। हाँ, मैं सम्मान करती हूँ पार्टी के निर्णय का कि एक परिवार में 2 टिकट नहीं होंगे। वैसे बहुतों को मिल चुका है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पहले भी ये घोषणा कर चुकी हूँ कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती, 2024 का भी नहीं लड़ूंगी। पर पार्टी के इस निर्णय का जो मैंने परसों देखा, तो मैंने ये ज़रूर लिख कर भेजा है अध्यक्ष जी को, अपने अध्यक्ष को, कि अगर ऐसी ही चर्चा है तो मैं अभी रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। मैं अपनी लोकसभा की सीट को अभी त्याग देती हूँ और आप टिकट दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मयंक जोशी का हक बनता है। मैंने उस सीट को 12 साल सिंचित किया, 12 साल से वो मेहनत कर रहा है, तो देयर इज़ नो रीज़न। और जो है वहाँ पर इस समय बैठे हुए, उन्होंने शायद ये कह दिया था पिछली बार कि मेरा आखिरी चुनाव है। 65 के वो भी हो रहे हैं। युवा ढूंढ रही है पार्टी। और अगर मुझे ज़रा भी संदेह होता कि इनके उस पर थोड़ा बहुत विवाद होगा, तो मैं शायद उनको पहले ही कहती काम मत करो। अब उन्होंने काम किया तो उनका हक है और वो चाहते हैं। अब उन्होंने अप्लाई किया है। मयंक जोशी युवा चेहरा है और बहुत काम के इलाके में, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। तो इस पर बात क्या नहीं बन पा रही है? नहीं, मैं नहीं जानती, तो देखिए वो तय करेंगे। हाँ, मैंने अपना पक्ष रख दिया कि मैं अभी रिज़ाइन करने को तैयार हूँ पार्लियामेंट की सीट, ताकि पार्टी के कोई लगे ना कि हम सीट भी रखना चाहते हैं, बेटे को भी चाहते हैं।
I respect the decision of the party. नहीं, आपने सीट छोड़ने की बात की तो कहीं ये तो बात नहीं है कोई समझ लेगा इसको कि मतलब आप भी जैसे कि लोग भगदड़ मची हुई है तो आप भी छोड़ के जाना चाहती मैं हैं भारतीय पार्टी। जनता पार्टी में हूँ और रहूंगी, संगठन के लिए काम करूंगी। अच्छा, मतलब सीट छोड़ने का मतलब फैसला इसलिए किया कि भाई इनको जो एक परिवार में 2 सीट नहीं देंगे उस फार्मूले पे आपने कहा कि आप सीट हाँ, छोड़ देंगे, हाँ। बेटे को टिकट दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात ये भी कहा जाए, एक आखिरी अच्छा ठीक है, ये तो रीता बहुगुणा जोशी जो बता रही थी कि भगदड़ से तो कोई बात नहीं बिगड़ने वाली है बीजेपी की, लेकिन हाँ पार्टी नेतृत्व को ये जरूर सोचना चाहिए कि युवा चेहरा उनको आगे बढ़ाना चाहिए और मयंक जोशी को टिकट मिलना चाहिए। इसके लिए वो अपनी सीट भी छोड़ने के लिए तैयार है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी चुनाव पर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कोर कमेटी की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की और धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी, और उससे पहले एक और खबर, 2 से 3 दिन में फाइनल हो जाएंगी सीटें। संजय निषाद ने 16 सीटों की मांग की है बीजेपी से कि उनको 16 सीटें दी जाएं। ज्ञानपुर, गोरखपुर, शाहगंज समेत 16 सीटें की लिस्ट दी गई है बीजेपी को। कल तक 15 सीटों की बात चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी मीटिंग है और आज हम लोगों की मीटिंग है धर्मेंद्र प्रधान जी से, बंसल जी से। और बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई, उन्हें हम दे रखा कहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जीत सकते हैं, उसे आज सर्वे में आ जाएगा। जिन कार्यकर्ता जीत सकते हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कितने सीटों पर मोटे तौर पे लगभग 15 सीटें पहले से तय रखी है। ज़्यादातर सीटें पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ हमारे कार्यकर्ता जो है कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं और जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जीतने के लिए जो सीटें जहाँ से हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं 7 साल से, वही सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने में दिक्कत नहीं है, वो दे रही है। तो सीटों के नाम का ऐलान कब तक हो जाएगा सर? हमको लगता है 2-4 दिन में हो जाएगा। आज बैठक होगी, कुछ सीटें आज होंगी, कुछ 2-4 दिन बाद होंगी। तो 2 से 3 दिन में फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ये कहा जा रहा है। और इस बीच आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। कोर कमेटी की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की है एक, और धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी, अपना दल से सीटों पर बातचीत की है। और संजय निषाद को तो आप सुन ही रहे थे, कह रहे हैं कि हमने 16 सीटों की लिस्ट दी है बीजेपी को और जल्द ही 2 से 3 दिन में जो फाइनल तस्वीर है, सहयोगी दलों को कितनी सीटें बीजेपी दे रही है, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रशांत देव हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, कल ये खबर हमने बताई थी दर्शकों को कि संजय निषाद और बीजेपी के बीच में 15 सीटों को लेकर साफ हो गया है, मतलब कि 15 सीटें बीजेपी निषाद पार्टी को दे रही है, लेकिन अब 16 सीटों का जिक्र हो रहा है। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 से 21 सीट की मांग थी और जो 15 पे बात बनी, शायद एक और बढ़ गई जैसा कि वो बता रहे हैं। तो और यही सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। तो चूंकि कोर ग्रुप की मीटिंग आज सुबह 11 बजे होनी थी, तो वो तो पोस्टपोन होकर के अब थोड़ी देर में शुरू होगी। उसके पहले जो 2 प्रमुख सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, अपना दल और निषाद पार्टी, उनके साथ क्लोज डोर मीटिंग यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई, काफ़ी देर तक हुई। वहाँ पे यही सब चर्चाएं हुई और उसके बाद वो तमाम लोग अब कोर ग्रुप की मीटिंग के लिए यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय पहुँच गए, जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। तो अब जो है इसका मतलब ये लगता है कि जितनी भी सीटें उनको देनी है वो बात तय हो गई है। अनुप्रिया से भी बात तय हो गई है। अब जो है जो चुनाव समिति की जो मीटिंग होगी उसमें ये सब कुछ मतलब खुलासा उसका कर दिया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सीट को लेकर के सहयोगी दलों में थोड़ी खींचतान ज़रूर है, इसीलिए उस पर थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हालांकि सबसे आखिरी चरण में यहाँ पे चुनाव है, जहाँ से ये लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर के समय भरपूर है बीजेपी के पास। लेकिन चूँकि बात कहीं से पूरी तरीके से बन नहीं पा रही थी और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार विचार विमर्श, बात कहीं कहीं छोटी मोटी नाराजगी भी थी, उसको भी दूर करना है। तो इसीलिए कोर ग्रुप से अलग होकर के इन दोनों दलों से बातचीत की गई है, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि फार्मूला तय हो गया है और कितनी सीट किसको देंगे ये जो है उसकी अनाउंसमेंट जो है उसी समय होगी। पहले से ठीक है प्रशांत देव, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया। और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के ठिकानों पर रेड हो रही है। केजरीवाल जी को यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे एक दलित नौजवान सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। परंतु ये जनता है, 3 करोड़ पंजाबी जो फैसला करेंगे, फैसला वही होगा। और इसलिए ये जान लीजिए कि किसानों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों पर भारतीय जनता पार्टी
आपको इन वर्गों ने नकार दिया है। और कितना भी आक्रमण करें और सुदृढ़ता से ये सारे इस देश के गरीब, इस देश के कामगर, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान मजबूती और दृढ़ता से सामने खड़े हो जाएंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा पंजाब के प्रभारी और हमारे साथी हरीश चौधरी जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। हरीश चौधरी जी। है सबसे पॉपुलर अगर कोई पंजाब में है वो चरणजीत सिंह चन्नी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पंजाब से कितना देशपूर्ण रवैया रखती है वो भी पूरी देश अच्छी तरह से जानता है। किसान आंदोलन के वक्त पंजाब और पंजाबियों को दबाने की कोशिश करी गई, बदनाम करने की कोशिश करी। कई तरह के हथियार जो आज हम ईडी के तौर पर देख रहे हैं वो इस्तेमाल किए गए, पर पंजाब और पंजाबी और पंजाबियत मजबूती से खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं है, ये चरणजीत सिंह चन्नी है। ये चरणजीत सिंह जी चन्नी को डराना और मिटाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये उनकी बड़ी भूल है। चरणजीत सिंह चन्नी मजबूती से पंजाब के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जो 111 दिन की सरकार चरणजीत सिंह चन्नी ने चलाई उससे ये बौखलाहट बढ़ी। आज कांग्रेस वहां सरकार बनाने के लिए जा रही है, इसलिए बौखलाहट बढ़ी। यह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो मिला जुला, पहले तो पंजाब को बदनाम किया गया कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ ये पंजाब के किसानों द्वारा हो रहा है। दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के अंदर बदनाम किया गया पंजाब को। प्रधानमंत्री की जो यात्रा पंजाब में हुई उसमें पंजाबियों को बदनाम किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी की क्या गलती? आज 70,000 कुर्सियां, अगर पंजाबी उस 70,000 कुर्सियों के अंदर 700 आई तो ये कोई चरणजीत सिंह चन्नी की गलती नहीं। वो कुर्सियां भरनी चरणजीत चन्नी की जिम्मेवारी नहीं थी। एक ऐसी हालात बनानी जिसमें पंजाब के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कराना और गोलियां चलानी, उसके अंदर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के साथ खड़े रहे। उस पूरी जो घटनाक्रम हुए उसके अंदर निष्पक्ष तौर पर पंजाब के साथ खड़े रहे, ये उनका कोई दोष नहीं। ईडी द्वारा जो आज रेड की गई, जिस रेड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर चरणजीत सिंह जी चन्नी, कांग्रेस के किसी नेता और कार्यकर्ता का कोई भी जुड़ाव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।